Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Law Gate syllabus and in today's video we are going to discuss Order 6 of Civil Procedure Code 1908. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Order 6 of CPC 1908. Order 6 of CPC basically deal करता है pleadings generally. प्लीडिंग्स, अब प्लीडिंग में हमारे पास क्या क्या आता है, इसी का रूल 1 कहता है कि प्लीडिंग्स जनरली मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, यानी कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के मजमूए को हम इकट्ठा क्या कहते हैं, प्लीडिंग्स कहते हैं. सो ये जो रूल्स बता रहा है ये दोनों प्लेंट पर भी अप्लाई होंगे और रिटन स्टेटमेंट पर भी, यानी कि जो हमारा दावा है और जो जवाब दावा है दोनों के लिए रूल्स जो बताए गए हैं इकट्ठे करके वो इस ऑर्डर 6 के अंडर बताए गए हैं. होली सोली जो ऑर्डर प्लेंट के साथ डील करता है वो ऑर्डर 7 है और रिटन स्टेटमेंट के साथ ऑर्डर 8 डील करता है. इन ऑर्डर्स में अलग अलग दोनों के रूल्स बताए गए, लेकिन इसमें हम जनरली प्लीडिंग्स को डिस्कस करेंगे. रूल 2 की तरफ आ जाते हैं तो रूल 2 कहता है प्लीडिंग्स टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट दी एविडेंस. अब इसी को अगर हम देखें तो इस टाइटल में क्या कहा गया है कि प्लीडिंग्स में आप जस्ट अपने मटेरियल फैक्ट्स बताएंगे, एविडेंस की बात नहीं की गई. सो रूल 2 कहता है कि हर प्लीडिंग में हमारे पास स्टेटमेंट जो होगी वो कंसाइज फॉर्म में होगी और वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स के जो हमारे हकाइक हैं उनके ऊपर बेस करेगी, उनके साथ डील करेगी. आपने अपनी प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में एविडेंस की बात नहीं करनी कि फलां गवाह मेरे पास मौजूद है, ऐसा कुछ नहीं कहना, बल्कि आपने जस्ट अपने फैक्ट्स बताने हैं और उन फैक्ट्स को किस शक्ल में लिखना है. रूल 2 कहता है कि जो आपने फैक्ट्स मेंशन करने हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स लिखने हैं. एक पैराग्राफ में आप अपना एक फैक्ट बताएंगे, दूसरे पैराग्राफ में आप दूसरा, तीसरा और इसी तरह सो ऑन. और उन पैराग्राफ्स को भी फर्दर ये कहा गया है कि फिर आपने नंबरिंग देनी है. पहला हक जो आपका फैक्ट था वो आपने पहले पैराग्राफ में बताया तो उसके साथ आप नंबर 1, फिर सेकंड में नंबर 2 और नंबर 3 इसी तरह. फिर उसके बाद बताया है कि जो प्रीवियस डेट के फैक्ट्स हैं वो आप पहले मेंशन करोगे और जो बाद की डेट के फैक्ट्स हैं वो आप बाद में बताओगे. फॉर एग्जांपल अगर कोई फैक्ट है जो 1996 में हुआ था और एक है 2000 में, तो 1996 वाला फैक्ट आप पहले बताएंगे और 2000 वाला फैक्ट बाद में बताएंगे, यानी डेट्स के हिसाब से लिखना है. फिर उसी के साथ आगे बताया है कि ये जो आप अपना डेटा लिखेंगे, जो फैक्ट्स बताएंगे वो आप डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे. मीन्स टू से कि अगर कहीं पर किसी सूट की वैल्यू आपने बतानी है तो उस वैल्यू को आप एग्जैक्ट बताएंगे कि इतनी वैल्यू थी सूट की. ये नहीं कहेंगे कि अप्रोक्सीमेटली लगभग इतने के करीब का हमारा सूट है. अगर 5 लाख का सूट है तो एग्जैक्ट 5 लाख लिखने हैं. इसी तरह 6 लाख का है तो एग्जैक्ट 6 लाख लिखने हैं. और इसके साथ लास्ट में वही बात कि आपने अपना एविडेंस मेंशन नहीं करना. उसके बाद आ जाते हैं रूल 3 के ऊपर. रूल 3 डील करता है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग. अब इसमें क्या बताया है, ये रूल कहता है द फॉर्म्स इन अपेंडिक्स ए व्हेन एप्लीकेबल शैल बी यूज्ड फॉर ऑल प्लीडिंग. अगर आप फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग से सिंपली मुराद क्या है कि आपने अपनी प्लीडिंग्स को लिखना किस फॉर्मेट में है, किस तरह से लिखना है. तो अगर आप सीपीसी के एंड में देखें तो आपको कुछ एनेक्स्चर बताए हैं, कुछ स्पेसिमेंस बताए हैं, कुछ फॉर्मेट बताया है, सैंपल बताए हैं कि इस तरह से आपने अपनी प्लेंट लिखनी है और इस तरह से आपने अपनी रिटन स्टेटमेंट लिखनी है. तो उस सीपीसी के एंड पे जो ये फॉर्मेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने अपनी प्लीडिंग्स को लिखना है. और अगर कोई ऐसी प्लीडिंग है, कोई ऐसा सूट है जो स्पेसिफिकली नहीं बताया गया उन एनेक्स्चर के अकॉर्डिंग, तो उससे मिलता जुलता जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लीडिंग्स को लिखोगे. अपनी मर्जी से आप कुछ भी ऐड या डिलीट नहीं करोगे. लेटर्स की फॉर्म में जो आपका दिल करे आप उस तरह से नहीं लिखोगे, बल्कि उनके अकॉर्डिंग जैसा फॉर्मेट है उसी से मिलता जुलता आप अपनी प्लीडिंग्स को फिर राइट डाउन करोगे. उसके बाद आता है रूल 4. रूल 4 कहता है पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी. अब इसका क्या मतलब है, इसमें रूल 4 कहता है इन ऑल द केसेस इन विच
the party pleadings relies on any misrepresentation, अगर कहीं पर आपकी जो प्लीडिंग है, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट, अगर वो रिलाई कर रही है किसी तरह की मिसरिप्रेजेंटेशन पर, फ्रॉड पर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पर, विलफुल डिफॉल्ट पर या अनड्यू इन्फ्लुएंस पर आपकी प्लीडिंग रिलाई कर रही है। अब फॉर एग्जांपल इनमें से मैं कोई एक ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई ऐसा सूट आप फाइल कर रहे हो जिसमें आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली ये नहीं कहोगे कि भाई फलां बंदे ने मेरे साथ धोखा किया है, ऐसा लिख देना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि फिर आपने उसके साथ बताना है कि आपके साथ फ्रॉड कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, वो सारी डिटेल्स आप मेंशन करोगे। जस्ट ये कह देना कि मेरे साथ फलां बंदे ने मिसरिप्रेजेंटेशन की है या फ्रॉड किया है, एंड इन्फ्लुएंस किया है, ये काफी नहीं है, बल्कि इसको बाकायदा आपने डिटेल्स में मेंशन करना है, डिटेल्स के साथ बताना है कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो किस तरह से हुआ है, यानी कि आपने प्रॉपर मटेरियल फैक्ट्स को मेंशन करना है। अब इसी के साथ हम रूल 5 को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये इससे रेलेवेंट है तो मैं इसके साथ ही आपको बता देती हूँ। रूल 5 बात करता है फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर्स। अब इस फर्दर और बेटर स्टेटमेंट से क्या मुराद है? अब जो हमने ऊपर बात की फ्रॉड की, कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपने ये चीज मेंशन नहीं की कि मेरे साथ फ्रॉड किसने किया, कब किया, किस जगह पर किया। तो अब जब डिफेंडेंट के पास आपकी ये प्लेंट जाएगी तो डिफेंडेंट को तो चीजें क्लियर ही नहीं है, उसको तो ये चीज समझ ही नहीं आ रही कि आपने प्लेंट में जो बातें लिखी हैं उनका मतलब क्या है, क्योंकि आपने तो जस्ट टू द पॉइंट बात की है। तो जब डिफेंडेंट को ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन देगा और कोर्ट को कहेगा कि आप प्लेंटिफ को ये कहें कि वो अपनी बेटर स्टेटमेंट लेकर आए, ताकि बेटर स्टेटमेंट से क्या मुराद है कि वो अपने फैक्ट्स को क्लियर करे, चीजों को क्लियरली बताए, ताकि फिर वो डिफेंडेंट उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को डिफेंड कर सके। उसके बाद आ जाते हैं रूल 6 के ऊपर। रूल 6 बात करता है कंडीशन प्रेसिडेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ दिस ऑर्डर। कंडीशन प्रेसिडेंट से मुराद क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल करने के लिए जाता है तो उससे पहले उसने कोर्ट को ये बताना होगा इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल की रिक्वायरमेंट क्या है कि क्या आपने जो इसकी कंडीशन प्रेसिडेंट है वो फुलफिल की है या नहीं। अब कंडीशन प्रेसिडेंट से क्या मुराद है, यानी कि आपने अपने पार्ट पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म किया है या नहीं, या आपके अपने पार्ट पे जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उसे फुलफिल करने के लिए रेडी हैं या नहीं, वेदर यू आर रेडी टू परफॉर्म योर पार्ट और नॉट। और दूसरी बात, क्या इन टाइम आप अपने जो पार्ट है उसको परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं या नहीं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल से अगर हम समझें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रीएम्पशन का केस फाइल करता है तो ये सूट कब मेंटेन होता है, जब आप थर्ड डिमांड थ्रू कोर्ट करते हैं। तो कंडीशन प्रेसिडेंट क्या हुई, हमारी फर्स्ट 2 डिमांड, यानी कि जो आपकी फर्स्ट इमीडिएट डिमांड है और सेकंड डिमांड जो आपकी डिमांड थ्रू विटनेसेस है, क्या आपने वो 2 डिमांड्स फुलफिल की हैं। अगर तो आपने वो डिमांड फुलफिल की है तो तब आप कोर्ट में आके थर्ड डिमांड के लिए प्रीएम्पशन का सूट फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। मीन्स टू से कि जो ये रूल 6 कंडीशन प्रेसिडेंट की बात कर रहा है वो क्या रिक्वायर कर रही है कि जिस चीज को आप अपनी प्लीडिंग्स में क्लेम कर रहे हो आप उसके लिए इंटाइटल्ड हो या नहीं। तो जब आप अपनी इन तमाम फैक्ट्स को, इन तमाम एसेंशियल्स को मेंशन करते हो और साथ में ये कहते हो दैट यस वी आर इंटाइटल्ड फॉर द प्लीडिंग एंड वी आर इंटाइटल्ड फॉर दिस क्लेम। सो इस रूल में सिंपली ये चीज एक्सप्लेन की गई थी। उसके बाद आ जाते हैं रूल 7 के ऊपर। रूल 7 बात करता है डिपार्चर की। डिपार्चर का सिंपली मतलब हम कह सकते हैं दैट कांट गो बियॉन्ड, इस चीज से हट नहीं सकते। मीन्स टू से कि जो चीज आपने अपनी प्लीडिंग्स में मेंशन कर दी है प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में, उससे बाहर आप नहीं निकल सकते। और इसके अलावा अगर आपने अपनी प्लीडिंग्स में कोई न्यू ग्राउंड्स रेस करना है, जिस चीज का आप एविडेंस लेकर आना चाहते हो लेकिन वो चीज आपने प्लीडिंग में मेंशन नहीं की और आप चाहते हो कि अब मैं इसे अपनी प्लीडिंग में ऐड कर दूं, तो ऐसी चीज के लिए जब वो न्यू ग्राउंड नेसेसरी है और उसको लाना मस्ट है तो उस सूरत में आप कोर्ट को अप्लाई करोगे अमेंडमेंट इन दी प्लीडिंग्स के लिए।
और अमेंडमेंट इन प्लीडिंग तब होगी जब कोर्ट आपको अलाउ करेगी, कोर्ट आपको परमिट करेगी और साथ ही साथ वो ये कहेगी कि इससे पहले आप इस न्यू ग्राउंड जो आप ऐड कर रहे हैं इसका नोटिस सेकंड पार्टी को भेजें। तो जब आपको कोर्ट अलाउ करेगी, सेकंड पार्टी को नोटिस मिल जाएगा, तो फिर आप अपनी प्लीडिंग में थ्रू अमेंडमेंट न्यू ग्राउंड रेज कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर 6 रूल 8 के ऊपर। ऑर्डर 6 रूल 8 कहता है डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। अब इससे क्या मुराद है, अगर कहीं प्लीडिंग्स में किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात आ गई है, ठीक है, आपका जो सूट है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है और उस कॉन्ट्रैक्ट के डिनाइल की बात आ गई है, जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के डिनाइल का ये मतलब नहीं है कि आप पूरे के पूरे उस कॉन्ट्रैक्ट को विद इट्स लीगैलिटी आप उसको डिनाई कर रहे हो। यानी कि होली सोली आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई नहीं करना, आप कॉन्ट्रैक्ट को जब डिनाइल की बात आती है तो इट मीन्स कि आप उसके फैक्ट्स को डिनाई कर रहे हो, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिनाई कर रहे हो, उसकी लीगैलिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। लीगैलिटी को जज करना कोर्ट की जिम्मेदारी है, कोर्ट ने ये देखना है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं। तो जहां पर भी डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी इट मीन्स दैट यू आर डिनाइंग द फैक्ट्स ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द लीगैलिटी ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर 6 रूल 9 के ऊपर। रूल 9 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। अब ये रूल बात कर रहा है उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपने अपनी प्लीडिंग्स के साथ अटैच करके कोर्ट में सबमिट कराने हैं। अब जब डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो रूल 9 कहता है कि जहां पर कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट मटेरियल है, मींस टू से रेलेवेंट है, तो ऐसी सूरत में ये जरूरी नहीं है कि आप उन लेंथी डॉक्यूमेंट्स को पूरा का पूरा उठाकर अपनी प्लीडिंग्स के साथ अटैच कर दे, बल्कि आप अपने कंसाइज फॉर्म में, प्रिसाइज फॉर्म में उन डॉक्यूमेंट्स की जस्ट स्टेटमेंट या उनका जो लीगल इफेक्ट है उसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एज पर रूल 9। उसके बाद आ जाते हैं रूल 10 के ऊपर। रूल 10 एक्सप्लेन करता है मैलिस एंड नॉलेज एक्सेट्रा। अब इस रूल में क्या बताया है, वेयर एवर इट इज मटीरियल टू एलेज मैलिस और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन और नॉलेज और एनी अदर कंडीशन ऑफ द माइंड ऑफ द पर्सन। यहां पर क्या कह रहा है कि जहां पर आप किसी बंदे की बदनीयती, उसकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन या कोई भी उसकी स्टेट ऑफ माइंड को एलेज कर रहे हो, एलिगेशंस जो आप लगा रहे हो, तो सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि आप जस्ट उस फैक्ट्स को, मुख्तसर कैफियत को आप बयान करोगे। ये नहीं कि आपने पूरी की पूरी उसकी कंडीशन एक्सप्लेन करनी है कि अगर उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है तो इस स्टेट ऑफ माइंड में क्या क्या चीजें होती हैं, ऐसा बताना जरूरी नहीं है, बल्कि जस्ट आपने बताना है कि इन हालात में जो उस बंदे की सिचुएशन है, जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड है वो किस तरह सा है, तो ऐसा ही बताना सफिशिएंट होगा। उसके बाद आ जाते हैं रूल 11 के ऊपर। रूल 11 बात करता है नोटिस की। अब इसमें कौन से नोटिस की बात की गई है, जहां पर आप ये चीज बता रहे हो कि आपने किसी मैटर से रिलेटेड दूसरी पार्टी को किसी किस्म का कोई नोटिस भेजा था, पहले आपने उसको कोई नोटिस भेजा था जिसको आप अपनी प्लीडिंग्स में एज एविडेंस बताना चाह रहे हो, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने पूरा का पूरा नोटिस बताने कि ये चीज मैंने उसको लिखकर भेजी थी, बल्कि जस्ट आपने प्रिसाइज फॉर्म में उस नोटिस की डेट के साथ आपने बताना है कि कब आपने उस बंदे को नोटिस भेजा था। सो ऐसा ही बता देना सफिशिएंट है। उसके बाद आ जाते हैं रूल 12 के ऊपर। रूल 12 बात करता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन की। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है, कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी बंदे की कंडक्ट से शो हो रहे हैं, जो कोई बंदा अपने बिहेवियर से शो कर रहा है। एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें अगर किसी बंदे के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ है, वो रिटन फॉर्म में हुआ है, तो आप वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट लाके कोर्ट में दे देते हो। अब ये रूल कहता है कि जहां पर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात आ रही है या दोनों पर्सन्स के दरमियान कोई ऐसा रिलेशन था कि वो थ्रू सीरीज ऑफ कन्वर्सेशंस और लेटर्स के थ्रू हुआ है या किसी भी तरह से हुआ है, तो यही सफिशिएंट होगा कि आप
उस कॉन्ट्रैक्ट के जो फैक्ट्स हैं, जो आपके दरमियान रिलेशंस है, जो कॉन्वर्सेशन है, आप जस्ट उसको प्रिसाइसली रेफर करो। ये नहीं कि आपके पास अगर पूरी फाइल मौजूद है उन लेटर्स की तो आप वो पूरी की पूरी फाइल लेकर आ जाओ, ऐसा नहीं है। बल्कि आपने शॉर्टली जो जो चीजें रेलिवेंट है आपने वो चीजें उठाकर कोर्ट में बतानी है। उसके बाद आ जाते हैं रूल 13 के ऊपर। रूल 13 बात कर रहा है प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। अच्छा, इस रूल में सिंपली क्या कहा गया है कि जहां पर आप अपनी प्लीडिंग्स के अंदर कोई कानून का हवाला दे रहे हो, किसी सेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहे हो, सो इस रूल के अकॉर्डिंग आप कभी भी अपनी प्लीडिंग्स में, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में लॉ का जिक्र नहीं करोगे। आप इस चीज को मेंशन नहीं करोगे, यानी कि जो लॉ आपको सपोर्ट कर रहा है आप उसको ऐड कर लोगे, और जिस लॉ के अकॉर्डिंग आपके फैक्ट सपोर्ट नहीं हो रहे तो आप उस चीज को ऐड नहीं करोगे। तो ये रूल कहता है कि कभी भी आपने प्लीडिंग्स के अंदर लॉ को मेंशन नहीं करना, जस्ट आपने अपने मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं और उन फैक्ट्स के ऊपर ही आपने रिलाई करना है। जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी तो फिर आप अपने एविडेंस भी लेकर आओगे और फिर आप अपने रेलेवेंट लॉज भी बता सकते हो, लेकिन प्लीडिंग्स की हद तक आपने जस्ट फैक्ट्स बताने हैं। उसके बाद आ जाते हैं रूल 14 के ऊपर। रूल 14 कहता है प्लीडिंग्स टू बी साइंड। अब जब आपने अपने मटेरियल फैक्ट्स मेंशन कर दिए, प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्लीडिंग्स को लिख लिया, तो ये रूल कहता है कि अपनी प्लीडिंग्स को लिखने के बाद उसके एंड में जिस पार्टी ने सूट फाइल किया है वो भी सिग्नेचर करेगी और उसका प्लीडर भी सिग्नेचर करेगा। जो उसका एडवोकेट है, जो उसके बिहाफ पर कोर्ट में प्लीड कर रहा है, वो भी प्लीडिंग्स में बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट उनके ऊपर सिग्नेचर करेगा। और अगर आगे एक प्रोवाइजो बताई है कि अगर किसी वजह से जो पार्टी प्लीडिंग का हिस्सा है, ठीक है, जो उसकी पार्टी है, वो अपनी किसी रीजंस की वजह से, कोई भी रीजन, उसकी एब्सेंस की वजह से वो प्लीडिंग्स को साइन नहीं कर सकती, तो वो प्लीडिंग पर साइन कौन करेगा? कोई भी ऐसा बंदा जिसको उस पार्टी ने ऑथराइज किया होगा, जो उसके बिहाफ पर आके सूट को डिफेंड करेगा, वो सिग्नेचर कर सकता है। उसके बाद रूल 15 की बात आती है, तो रूल 15 कहता है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स को। जब आपने प्लीडिंग्स पर साइन कर लिया, प्लीडिंग्स लिख ली, उसके बाद आपने अपनी प्लीडिंग्स को वेरीफाई करना है, यानी कि जो चीज आपने अपनी प्लीडिंग में लिख रहे हो वो दुरुस्त है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हर प्लीडिंग, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को उनके अंदर जितने भी फैक्ट्स लिखे जाते हैं उनको ओथ पर वेरीफाई किया जाता है, और पार्टी जो है वो कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए ये करती है, अपने फैक्ट्स ऑफ द केस को प्रूव करती है। वेरिफिकेशन किस तरह से होगी? अगर आपको याद हो तो रूल 2 में हमने क्या कहा था कि आपने पैराग्राफ्स में अपने फैक्ट्स को मेंशन करना है। तो ये रूल कहता है कि वो जो आपने पैराग्राफ्स में अपनी प्लीडिंग लिखी है उसमें वो बंदा बताएगा कि क्या चीज वो अपने नॉलेज तक वेरीफाई कर रहा है और क्या चीज वो अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू वेरीफाई कर रहा है। नॉलेज क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिस पर आपको कंफर्मिटी है, आपको पक्का यकीन है कि ये बात इसी तरह से। और इंफॉर्मेशन क्या है? कि जो आपने किसी सोर्स से ली है। उसके बाद जब वेरिफिकेशन करोगे तो उसके एंड में जिस बंदे ने वेरीफाई किया है वो अपना सिग्नेचर करेगा, उसके साथ डेट मेंशन करेगा और जिस जगह पर उसने वेरीफाई किया है वो भी मेंशन करेगा। उसके बाद आ जाते हैं रूल 16 के ऊपर। रूल 16 बात करता है स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग की। अब इसमें क्या कहा गया? स्ट्राइकिंग आउट मीन्स सिंपली खत्म कर देना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑर्डर टू बी स्ट्रक आउट और अमेंडेड एनी मैटर इन एनी प्लीडिंग, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स किसी भी स्टेज पर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो प्लीडिंग्स के अंदर जो मैटर आपने एक्सप्लेन किया है, जो फैक्ट्स आपने बताए हैं, उनको वो स्ट्राइक आउट कर सकती है। अब कौन से मैटर्स को स्ट्राइक आउट कर सकती है? तो यही रूल आगे फर्दर बता रहा है कि कोई भी ऐसा मैटर जो कि स्कैंडुलस है या फिर कोई भी ऐसा मैटर जो अननेसेसरी है, जो फ्रीविलस है और विक्टेशियस है। अब इनका क्या मतलब है? यानी कि कोई ऐसा मैटर जो डिसग्रेसफुल है, जो गैर जरूरी है, जो सिली है, फुलिश है, या कोई भी ऐसा मैटर जो अनॉयंस क्रिएट करने के लिए आपने जस्ट अपनी प्लीडिंग्स के अंदर मेंशन किया है, या दूसरी बात जो कि
कोर्ट के फेयर ट्रायल ऑफ सूट में किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, किसी किस्म का कोई डिले कर रहा है, तो ऐसी सूरत में इन तमाम चीजों को कोर्ट स्ट्राइक आउट करने का ऑर्डर दे सकती है, यानी कि खत्म करने का, इनको अपनी प्लीडिंग से हटा देने का ऑर्डर कोर्ट कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं रूल 17 के ऊपर। रूल 17 लास्ट रूल है इस ऑर्डर का, जो कि बात करता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की। रूल 17 कहता है कि किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स में कोर्ट किसी भी पार्टी को अलाउ कर सकती है कि वो अपनी प्लीडिंग में किसी भी किस्म की कोई ऑल्ट्रेशन करे या अमेंडमेंट करे। लेकिन ये जो ऑल्ट्रेशन और अमेंडमेंट है, जो ये तरमीम है, या जो आप चीज़ों को तब्दील कर रहे हो, वो कैसी होनी चाहिए? वो जस्ट होनी चाहिए, यानी कि वो फेयर होनी चाहिए। ये नहीं है कि जस्ट आपने दूसरी पार्टी को डिग्रेड करने के लिए या डिसग्रेस करने के लिए आप कोई चीजें ऐड या अमेंड कर रहे हो, और जितनी भी अमेंडमेंट्स आप कर रहे हो वो इस मकसद से कर रहे हो ताकि पार्टीज के दरमियान जो कंट्रोवर्सी, उस कंट्रोवर्सी के पीछे जो रीजंस हैं, अगर आप उनको डिटरमिन कर रहे हो तो फिर आपको अमेंडमेंट का ऑर्डर कोर्ट की तरफ से दिया जा सकता है। सो ये हमारी आज की डिस्कशन थी ऑर्डर 6 के ऊपर, जिसके हमने रूल 1 से रूल 17 तक डिस्कस कर लिए हैं। सो ये ऑर्डर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये ऑर्डर समझ में आया होगा, अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।